इसी में हमने जो ये बहुउद्देशीय परियोजना या नदी जोड़ो कार्यक्रम हमने जो पढ़ा था, लेकिन ये सारा कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? जल संसाधन से। जल संसाधन, देखिए संसाधन आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो ये हम स्टार्टिंग से ही बताते आते हैं। संसाधन क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता या किसी की भी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, वो क्या हो जाता है? हमारा संसाधन हो जाता है। तो उसमें जल संसाधन हमारी जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बहुत मूलभूत आवश्यकता है, वो जल भी है। तो जल के बारे में हम बात करें तो भारत में जल जो प्राप्ति के स्रोत है दो तरीके से होता है। एक तो धरातलीय जल, धरातलीय जल, और दूसरा भूमिगत जल, भूमिगत जल। तो देखिए धरातलीय जल जैसे नदियां हैं, नहरें हैं और हमने तालाब हैं, ये सब क्या है? हमारे भूमिगत जल हैं जो धरातल के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, सॉरी धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। भूमिगत जल जो कि चट्टानों, रेत, छिद्रों के माध्यम से पानी रिस रिस के ज़मीन के अंदर ठोस चट्टानों के बीच में जाके एकत्रित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल। जैसे आप देखिए नलकूप हैं, हमारे कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, इनमें जो पानी होता है वो भूमि के अंदर से रिस रिस के केशिकाकर्षण प्रक्रिया के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और देखिए जो केशिकाकर्षण के माध्यम से आता है वो जल काफ़ी शुद्ध माना जाता है। आप देखिए पूजा पाठ में भी हम अगर हिंदू रीति रिवाज में देखें तो हम कुएं के जल को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि हम उसे शुद्ध मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह छन के निथार के वो कुएं में आ रहा है। वो बात अलग है कि बाहरी प्रक्रियाओं के माध्यम से बाहर से गंदगी गिरने के बाद वो गंदा हो जाता है। तो समय समय पे आपने देखा होगा प्राचीन काल में कुओं की सफाई की जाती थी जिससे उसमें कीड़े ना पड़े, उन्हें ढका जाता था। तो ये हो गई एक सामान्य जानकारी। भारत में अगर बात करें तो भारत में 50% से भी ज़्यादा जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, 50% से ज़्यादा सिंचाई के साधनों, ये ज़्यादा का निशान है, सिंचाई के क्षेत्र जो हैं के क्षेत्र, तो वो देखिए अपना एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे हमारा पंजाब और तीसरे पे हमारा तमिलनाडु, जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाईगत प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। तो ये अपने जीके के अकॉर्डिंग हो गए। बाकी का 50% रह गया, वो जगह जगह जल की उपलब्धता पे निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में कितनी जल की उपलब्धता है, वहाँ पे उसी आधार से या नहर प्रणाली के माध्यम से या भूमिगत जल भंडार से हम उसकी आपूर्ति करते हैं। तो भारत में अगर हम जल क्षेत्र की या संसाधनों की बात करें, भंडारण की, ठीक है, ये हमारी भारत की स्थिति। और इस भारत की स्थिति में मैं बार बार आपको जब कहती हूँ ढालीय स्थिति हमारी कहाँ हो जाती है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हमारे भारत में नदियों की जो स्थिति होती है वो इसी प्रकार होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भूमिगत जल संसाधन, और मैंने आपको धरातलीय जल संसाधनों के बारे में बता ही दिया था, लेकिन भूमिगत जल की जो विभिन्न बहुत ज़्यादा हम क्या करें? दोहन करें। देखिए आजकल हम बोरिंग बहुत करा रहे हैं, जिससे हमारा जो भूमिगत जल है वो क्या होता है? निरंतर कम होता जा रहा है। इसके अलावा देखिए अगर हम भारत को जल की बारे में बात करें, जलवायु दशाएँ हैं, उच्चावच है, भूगर्भिक संरचनाएँ और जलीय दशाएँ, इन सबको सम्मिलित कर लें तो भारत को मुख्य रूप से 8 जलीय प्रदेशों में बांटा गया है। साधारण जानकारी आपको ध्यान हो तो मैंने आपको भारत की आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर टॉपिक कराया था, भूगर्भिक संरचना, जिसमें मैंने आपको आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा सबके बारे में जानकारी दी थी। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। हमें जहाँ जैसी चट्टानें होंगी उनके अंदर कितनी धारण करने की जल को क्षमता है उसके आधार पर, या ढाल कैसा है उसके आधार पर वहाँ कौन कौन से जलीय क्षेत्र ज़्यादा आर्द्र होंगे, कम आर्द्र होंगे या सूखा प्रभावित क्षेत्र है, हम उससे इसे जान सकते हैं। तो हम भारत को टोटल कितने जलीय प्रदेशों में बांटते हैं? 8 जलीय प्रदेशों में भारत को मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास सबसे पहला जो रीजन अगर हम ले भी तो हम यहाँ से काटते हैं,
ये क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट, या इसको कह दीजिए फर्स्ट। ये हमारा है हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय क्षेत्र मैंने आपको कहा था अधिकतर नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र पूरा यहीं से यहीं आ रहा है, गंगा नदी तंत्र भी अपना यहीं आ रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ रहा है। मैंने अपवा तंत्र में आपको बताई थे। तो सारी की सारी नदियाँ यहाँ हैं, तो जल की मात्रा यहाँ कैसी होनी चाहिए? जिस क्षेत्र से नदियाँ आ रही हैं उस क्षेत्र में क्या होगा, नदियाँ आ रही हैं लेकिन सारी की सारी क्या हो रही है, ऊंचाई से नीचाई की ओर आ रही हैं। तो ऊपर तो रुके नहीं, इस पहाड़ों पे पानी रुकेगा क्या? नहीं, ग्रेविटी के कारण क्या होगा, वो नीचे। ये पर्वत है और पर्वत पे यहाँ पानी रुक ही नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटी और ढाल के कारण वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये क्षेत्र तो कैसे रह जाएंगे, जल की कमी हो जाएगी। और जल की कमी के साथ साथ ये चट्टानी क्षेत्र है और कठोर चट्टानी क्षेत्र होने के कारण इनमें पानी के अंदर जो स्टॉक है ज़मीन के अंदर वो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ भूमिगत जल संसाधनों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भूमिगत जल संसाधनों की कमी। देखिए मैं 1 2 3 लिखूंगी, आप ABC करके लिख लीजिए जैसे आपको याद रहे वो। तो ये हिमालय क्षेत्र हमें याद रहता है। सबसे पहले भारत का भौतिक स्वरूप में भी मैंने हिमालय वाले क्षेत्र को ही सम्मिलित किया था। तो सबसे पहले हो गया हमारा हिमालयी क्षेत्र। दूसरे स्तर पे बात करें हम गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र, अब इसके बाद जो भारत का विशाल मैदान की मैंने बात की थी, तो ये इतना क्षेत्र हमारा क्या हो गया, मध्य भारत का विशाल मैदान। इसको सेकंड नंबर दे दीजिए और इसका नाम है मध्य भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए अगर पुराने, या इसे क्या कह सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। अब देखिए इसमें ये तो आ ही जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से भी तो आती है, मेघालय से, तो 2 नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जहाँ पे खुद नदियाँ ही बह रही हैं, अब पहाड़ से मैदान में आ गई तो क्या होगा, जल की मात्रा क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ कैसा होगा, जलीय क्षेत्र। तो सेकंड के लिए देखिए जहाँ नदियाँ बह रही हैं वो अपना क्या हो गया, जलीय क्षेत्र हो गया। तो कुछ चीज़ों से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा या कम होगी। तो जहाँ तक हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आए पूरा का पूरा ये पूरा क्षेत्र ऐसे करके ले लीजिए। तो ये क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो देखिए हमने ऐसे ही तो निकाली थी, यहाँ से आई थी, ढाल के बाद ये मेघालय में आ गई। मेघालय पर्वत क्षेत्र नहीं है, पठारी क्षेत्र है। दूसरी बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाए, गंगा बने, तो जल की मात्रा कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो 2 क्षेत्र हो गए हमारे, हिमालय क्षेत्र या दूसरा हम उसी बोलेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आता है हमारी प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैलें। अब प्री कैम्ब्रियन आपको ध्यान हो तो मैंने आपको फर्स्ट बता ही दिया था, हमारे भारत के आधे से अधिक भूभाग पे यही वाली चट्टानें पाई जाती हैं प्री कैम्ब्रियन की। तो अब प्री कैम्ब्रियन का क्षेत्र हमें निर्धारित करना है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले तो ये हिस्सा काट दीजिए, ये, इसके बाद ये, ठीक है। कुछ क्षेत्र मैंने आपको कहा था कि चट्टान वाला अगर आप पिछला चैप्टर जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ये पूरा, ठीक है, यहाँ से ये, तो इसका मतलब 3 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है और 3 आपको थोड़ा इसका ये हिस्सा कम है और बीच वाला हिस्सा भारत के मैंने कहा था आधे से ज़्यादा भाग पे 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी, ये कौन सी चट्टान है, हमारी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है। तो इसको आप प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश ही लिखेंगे, प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का क्षेत्र। अब इनकी विशेषता क्या है, प्री कैम्ब्रियन का मैंने आपको पहले काल भी समझाए हैं, सारी प्रक्रियाएं समझाई हैं। तो ये देश के आधे, तो इसमें देखिए आपको प्रॉपर भी देखो, तमिलनाडु आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, राजस्थान। तो जो प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र है, राजस्थान का मतलब जल की कमी है, आप राजस्थान से ही पहचान जाओ, ये जल, और वैसे भी पश्चिमी वाला क्षेत्र है तो जल की कमी वाला क्षेत्र है।
अब यहाँ आ जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्याचल वाला, तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद इसमें यहाँ से हमारी सह्याद्री आ जाती है ऐसे, तो इस सह्याद्री के कारण इधर वृष्टि छाया प्रदेश आ जाता है, तो यहाँ पे भी जल की कमी रह जाएगी। तो इसलिए एक ऐसा क्षेत्र है जल की कमी वाला क्षेत्र, किसका? हमारा प्री कैम्ब्रियर। प्री कैम्ब्रियर काल की चट्टानों की बात आ जाए तो समझ जाइए वहाँ पे जल की क्या है? कमी है। गंगा ब्रह्मपुत्र आ जाए जल बहुत अच्छा है, हिमालय क्षेत्र आ जाए तो ढाल के कारण सारा पानी निकल जाता है, इस वजह से भी वहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। तो हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्री कैम्ब्रियर, ये तो हो गई रवेदार। अब हो गई अवसादी चट्टानें। तो अवसादी के मतलब जिसमें अवसाद एक के बाद आग्नेय का जो रूपांतरण हुआ होगा, तो रूपांतरण का उनका रूप बदला होगा, तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। आग्नेय के बाद जो निर्मित हुई थी वो हुई थी अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें भारत में कहाँ हैं? तो ये कुडप्पा और विंध्यन बेसिन में पाई जाती है। मुख्य रूप से कुडप्पा और विंध्यन बेसिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो क्षेत्र हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो मैं 4 नंबर के लिए यहाँ लिख देती हूँ कुडप्पा एवं विंध्यन बेसिन क्षेत्र, ठीक है। ये आ जाएगा कुडप्पा और अपना विंध्यन बेसिन क्षेत्र। तो इसमें कौन सी आ जाएंगी? हमारी प्री कैम्ब्रियन। यहाँ क्या थी? हमारी रवेदार, लेकिन यहाँ हो जाएंगी अवसादी चट्टान। ये आपको ध्यान रखना है। वो दोनों में अंतर है लेकिन है आसपास ही, और ये पर्टिकुलर कुछ ही क्षेत्र में मिलती हैं, सारे क्षेत्रों में इनका विस्तार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, प्री कैम्ब्रियन अवसादी चट्टानों के बारे में। एक तो ये क्षेत्र हो ही जाएगा, इसके अलावा ये वाला क्षेत्र भी इन्हीं का है। 4, ये 2 क्षेत्र हैं, 1 और 1 2, 4 4, ठीक है। 8 में भाग बांटा है, 4 हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। अगले 5वें की हम बात करें, अब इस क्षेत्र में पानी की मात्रा की बात करें तो भूमिगत जल संसाधनों की, फिर वही क्षेत्र आ गया प्री कैम्ब्रियन। जहाँ है वो आप सिंपल है, प्री कैम्ब्रियन को पकड़ लीजिए, याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल की कमी। ये आपको बहुत आसानी से पहचान में आ जाएगा अगर आपके साथ लिखना भी हो तो। प्री कैम्ब्रियन का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ जल की कमी पाई जाती है। अगले 5वें की अगर हम बात करें तो वो है हमारी गोंडवाना अवसादी शैल। अब गोंडवाना अवसादी शैलों के हम बारे में बात करें तो गोंडवाना लैंड मैंने आपको बताया था कि भारत का दक्षिणवर्ती भाग जो है, लेकिन पर्टिकुलर सभी भागों में तो नहीं है, कुछ ही भाग हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें से हम जो अपने मेंशन करेंगे गोंडवाना के, वो बहुत छोटे छोटे से पार्ट हैं, बहुत बड़े पार्ट नहीं है हमारे पास। एक तो यहाँ पड़ेगा इतना सा 5, एक ये ऐसे आएगा 5, तो इसको लिखेंगे 5वें को हम गोंडवाना क्रमीय क्षेत्र, ठीक है। मैंने कहा गोंडवाना क्लब की कई जगह बढ़ गया था, पूरा पठारी भाग की बात नहीं कर रहे हैं हम, गोंडवाना क्रम की बात कर रहे हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ तक मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये यहाँ से है और ये क्षेत्र पूरा है, और इसको मैं प्रॉपर बना ही देती हूँ, इतना लंबा आके ऐसे यहाँ तक कवर करता है। तो एक हिस्सा तो इसका यहाँ आ ही गया और एक हिस्सा इसका यहाँ आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है गोंडवाना क्रम वाले में। इसमें देखिए जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अवसादी बेसिन जो है, इसमें जैसे अपनी बराक नदी है, दामोदर, स्वर्णरेखा, गोदावरी बेसिन है। तो देखिए मैं नदियों की बात कर रही हूँ, स्वर्णरेखा रिवर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया, गोदावरी की यहाँ तक गोदावरी वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर की बात कर रही हूँ, तो रिवर की बात करें तो जल अपने आप ही क्या होगा, जब मैंने यहाँ नदियों की बात करी तो जल की मात्रा अच्छी थी, तो यहाँ पे भी क्या होगी, जलीय उत्तम स्थिति। इसका मतलब जल कैसा है, अच्छी में, जहाँ नदियाँ आएगी, स्वर्णरेखा हो, दामोदर हो, मादरदी वाला क्षेत्र हो गया, तो नदियाँ जहाँ आ गई तो जल की उपलब्धता, मैदानी नदियाँ कहाँ बहती हैं, मैदानी क्षेत्रों में, तो जल की उपलब्धता खुद ब खुद वहाँ बढ़ जाएगी। तो 5वां पार्ट हो गया हमारा गोंडवाना क्रमीय या गोंडवाना अवसादी क्षेत्र भी कहते हैं इसे, ठीक है।
तो गोंडवाना का मतलब जल क्षेत्र, लेकिन प्री कैम्ब्रियन का मतलब जल की मात्रा का कम पाया जाना। नेक्स्ट अपना आ जाता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की देखिए, दक्कन अपना सीधे सीधे आपको याद ना हो तो दक्कन वाला क्षेत्र तो हमारा सबको पता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को हम दक्कन में सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट छठा दक्कन ट्रैप, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप वाला हिस्सा हमारा काफ़ी बड़ा हिस्सा आ जाता है इसमें, तो हमारा ऐसे करके आता है दक्कन ट्रैप, ठीक है। अब दक्कन ट्रैप आपको इजीली, क्योंकि पहले बताया हुआ है इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए कि दक्कन ट्रैप का कहाँ से कहाँ तक है। पूरा मैं यहाँ तक ही ले लेती हूँ, प्रॉपर जब बना ही रहे हैं तो प्रॉपर ही बनाएं, ठीक है। दक्कन ट्रैप ये किससे बना था? हमारा ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित वाला क्षेत्र था। बेसाल्ट चट्टानें, भूमि बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, दक्कन ट्रैप का मतलब हम सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले पार्ट को। बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, लावा निर्मित क्षेत्र है, तो जल तो होगा नहीं, तो इस क्षेत्र में भी क्या पाई जाएगी? जल की कमी। ये आपको दक्कन ट्रैप में भी क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या पाई जाएगी? जल की कमी। 6 क्षेत्र हमारे पास हो गए। अब हमारा 7वां क्षेत्र जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सेनोजोइक अवसादी शैल, ठीक है। सेनोजोइक अवसादी शैल की हम बात करें तो ये सीधे सीधे सेनोजोइक आते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, तटवर्ती क्षेत्र केरल और तमिलनाडु के और गुजरात वाला क्षेत्र, वो किस में आ जाता है? सेनोजोइक में। 7 और 7 और ये 7, इसको कहेंगे हम सेनोजोइक अवसादी शैल। साथ साथ आपको जहाँ दिख जाए वो क्या है? सेनोजोइक अवसादी शैल क्षेत्र है हमारा। और सेनोजोइक अवसादी बेसिन शैल क्षेत्र या बेसिन, बेसिन का मतलब देखिए सीधी सीधी बात है, बेसिन कहाँ होगा? जहाँ जल की उपलब्धता होगी। बेसिन तो मैं हमेशा वही बताती हूँ, तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल का, गुजरात का। तो इसमें ज़्यादातर टर्शियरी काल की चट्टानें हैं। और टर्शियर इसमें सेनोजोइक का मतलब कौन सी आ गई? टर्शियरी काल की चट्टानें। और मैं इसको काल की शैल है या बेसिन, बेसिन का मतलब हो गया जहाँ बेसिन आपको लिखा दिख जाए समझ जाइए वो क्या है, वहाँ पे अच्छी मात्रा में जल है। बेसिन से ही आपको कुछ क्लिक हो जाएगा, जल की उपलब्धता, ठीक है। 7 हो गए हमारे। अब 8वां और हमारा जो आखिरी बचा है वो है हमारा क्षेत्र आपका सेनोजोइक भ्रंश बेसिन। अब भ्रंश बेसिन की हम बात करें कि सेनोजोइक भ्रंश बेसिन कहाँ पड़ेगा हमारा, तो ये जो हमारा क्षेत्र पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट है। भ्रंश मैंने आपको नदियाँ बताई थी, 2 कौन कौन सी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में होके बहती हैं, तो मैंने आपको नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ बताई थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से 6 यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ से हमारी जा रही है ये नर्मदा और ये ताप्ती, तो ये हो गया 8 8। 2 नदियाँ मैंने कहा था भ्रंश में होके बहती हैं, वो नर्मदा और ताप्ती हैं। तो ये दोनों हमारी 8 नंबर पे लिख देती हूँ, सेनोजोइक भ्रंश घाटी बेसिन। तो देखिए जहाँ आपको भ्रंश दिख जाए तो भ्रंश घाटी में से होके 2 ही नदियाँ भारत में बहती हैं, एक तो नर्मदा है और एक ताप्ती है। तो ऑब्वियसली हम उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो 8 नंबर पे हमारी आ जाएगी ये हम सेनोजोइक भ्रंश घाटी बेसिन। और इसके बारे में बात करें तो देखिए सेनोजोइक और भ्रंश घाटी है तो नदियाँ हैं। फिर वही बात, जहाँ आपको नदी की बात मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब जल की आपूर्ति कैसी होगी? जल की उत्तम उपलब्धता। दूसरा देखिए 2 इंडिकेट हो गए, भ्रंश घाटी के साथ साथ बेसिन वर्ड हो गया। तो मैं आपको बेसिन भी इंडिकेट बता रही हूँ, जल की उपलब्धता। तो कुछ इसमें बहुत आसान है याद करना, इतना मुश्किल नहीं है। प्री कैम्ब्रियन में जल उपलब्ध नहीं होगा, सेनोजोइक आ रहा है तो जल है ही है क्योंकि तटवर्ती इलाके आ रहे हैं और अपने आ रहे। दक्कन में पानी होगा नहीं क्योंकि वो बेसाल्ट निर्मित क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है तो ऑब्वियसली वहाँ पानी होगा, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में क्यों नहीं पानी होगा? क्योंकि उसका ढाल क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिण पूर्व की ओर है, तो इस वजह से पानी नहीं रुकता। तो ये पूरे हमारे 8 क्षेत्र हैं भारत के जिनको हमने 8 जलीय प्रदेशों में विभाजित किया है।
ठीक है। इसमें अगले हम बात करें तो